इक्विलिब्रियम। कल इसका बेसिक हमने देखा था, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, बैलेंस है या मल्टीपल फोर्सेस अगर कोई बॉडी पर एक्ट हो रही है और बॉडी फिर भी रुकी हुई है ना स्टैटिक कंडीशन में, तो हम लोग उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस हैं, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कंडीशंस याद रखना ज़रूरी है। वो कंडीशंस क्या है, देखो उसको बोलते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि एक बॉडी ऐसे है कि रैंडम बॉडी है, उस पर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट हो रही है, F1 F2 ऐसे कुछ F3 है, 3 फोर्सेस एक्ट हो रही है, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ ऑल दीज 3 फोर्सेस दिस बॉडी इज नॉट मूविंग। ये बॉडी कैसे है, मूविंग नहीं है, ये स्टैटिक है बॉडी, ये स्टैटिक है। मतलब क्या, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो, याद रखो। इसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 रहेगा। क्या रहेगा, देखो लिखने का तरीका, सिग्मा एफ इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस रहेगी सबका समीशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। सिग्मा को हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक सम। क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। और दूसरी कंडीशन रहेगी सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। कंडीशंस पहले समझ लो, उसके बाद अप्लाई कैसे करने को उस पर ध्यान दो। है बहुत इजी, ध्यान दे लिए एक बार तो काम हो जाएगा। देखो सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या, जितने फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में, लेकिन यहां पर एक्स डायरेक्शन में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा डायरेक्ट हमको, है ना। सब फोर्सेस कैसे इंक्लाइंड है। ये याद रखो कि जब भी कोई वेक्टर इंक्लाइंड रहता है तो उसको एनालाइज करने के लिए उसको रिजॉल्व करना जरूरी रहता है। क्या जरूरी रहता है, रिजॉल्व करना ज़रूरी रहता है जब भी कोई वेक्टर इंक्लाइन रहता है। तो अभी फोर्स भी वेक्टर है, यहाँ पर इंक्लिनेशन है इसका। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया ये जो फोर्सेस है इसके कुछ इंक्लिनेशन है। इसका F1 का इंक्लिनेशन θ1 हो गया, F2 का इंक्लिनेशन θ2 हो गया, F3 का इंक्लिनेशन θ3 हो गया। ये सब इंक्लिनेशन है। जब भी हम वेक्टर एनालिसिस की बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनो, बार बार लगता है ये, जब भी वेक्टर एनालिसिस की बात करेंगे हम लोग तो वहां पर वेक्टर फॉर्म हमारा क्या है, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, ये फॉर्म है, या एफ कॉस थीटा आई प्लस एफ साइन थीटा जे, ये फॉर्मेट है। ठीक है, याद रहेगा क्या, बहुत बार लगेगा ये। तो यहां पर भी हमारा जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, F1 का हो जाएगा F1 cos थीटा आई cos थीटा 1 आई प्लस F1 sin थीटा 1 जे। क्या फॉर्मेट बनेगा इसका, F1 cos थीटा 1 आई प्लस F1 sin थीटा 1 जे, ये फॉर्मेट बनेगा वेक्टर F1 का। ठीक है, इसमें F1 मतलब मैग्नीट्यूड है उसका, याद रखो, F1 cos थीटा। अभी देखो ये cos थीटा 1 आई, ये जो क्या, ये क्या है, ये x कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट है, और ये जो ये क्या है, ये y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट। मतलब हमको क्या करना है, सब फोर्सेस को रिजॉल्व कर देना है हमको। सब फोर्सेस के अगर x कंपोनेंट निकाले तो क्या निकलेंगे, cos थीटा 1, y कंपोनेंट निकाले तो क्या निकलेंगे, sin थीटा 1। तो हर फोर्स का x कंपोनेंट हमने ले लिया है और उसको ऐड कर दिया है, तो क्या बन जाएगा वो, सिग्मा एफ एक्स बन जाएगा वो। जैसे अभी ये F1 का हो गया, F2 का क्या हो जाएगा, इसी बोलो, वेक्टर F2 क्या हो जाएगा, F2 cos थीटा 2 आई प्लस F2 sin थीटा 2 जे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये x कंपोनेंट हो गया इसका x, और ये y हो गया। ऐसे F3 का क्या हो जाएगा, F3 का
F3 cos थीटा 3i प्लस F3 sin थीटा 3j। ये x कंपोनेंट हो गया और ये y कंपोनेंट हो गया। अभी देखो इस पर ध्यान दो, F2 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? F2 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है F2। फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे जा रहा है ये। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है y क्या रहेगा? y निगेटिव रहेगा और x जो रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में x जो रहेगा वो ये निगेटिव रहेगा और y जो रहेगा वो भी निगेटिव रहेगा। तो ये यहां पर साइन लेना जरूरी है ना। अभी मैंने बोला कि F3 का दोनों कंपोनेंट माइनस है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पहली बार में लगे तो हम लोग लिख दो और अगली लाइन में उसको क्या करो, अगली लाइन में उसका साइन अप्लाई कर दो। ये हो जाएगा माइनस F3 cos थीटा 3i माइनस F3 sin थीटा 3j। अगर डायरेक्ट यहां देख के लिख सकते हो बहुत अच्छी बात है, एक लाइन तुम्हारी बच जाएगी यहां पर, है ना। वैसे F2 का क्या लिखेंगे यहां पर? बोलो। देखो x कंपोनेंट क्या है इसका? प्लस है, ये ऐसे ही रहेगा, चेंज होगा क्या उसमें कुछ? y कंपोनेंट तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। समझ में आया क्या क्या बताया मैंने? अब जब हम सिग्मा fx निकालेंगे तो सब x कंपोनेंट को ले लेना पड़ेगा। जो प्लस है वो ऐड करने का, जो माइनस है उसको सब्ट्रैक्ट करने का। समझ में आया? सिग्मा अलजेब्रिक सम का मतलब क्या? प्लस है तो ऐड करने का, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने का। जो आंसर आएगा उसको इक्वल टू क्या करने का? जीरो करने का। सिग्मा fx इज इक्वल टू 0। समझ में आया? ऐसे ही सिग्मा fy पूरा y कंपोनेंट लेते चले जाने का। प्लस है तो ऐड, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट, प्लस है तो ऐड, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट। इक्वल टू क्या करने का? जीरो करने का। तो कंडीशंस कैसे अप्लाई हो रही है समझ में आया? लिखने के लिए बहुत इजी है। सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 लिखने के लिए बहुत इजी है। इसको और आसान करके बताता हूं मैं, ध्यान दो। अगर मैंने यहीं पर इसके कंपोनेंट बना दिया, इसका कंपोनेंट मैंने x कंपोनेंट यहां बना दिया, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा F2 cos थीटा 2। सही है क्या? यहां बन जाएगा F2 sin थीटा 2। यहां बना दिए इसको, ये क्या बन जाएगा? F3 cos थीटा 3। ये क्या बन जाएगा? F3 sin थीटा 3। ऐसे ये बन जाएगा F1 cos थीटा 1। ये बन जाएगा F1 sin थीटा 1। सब जगह cos थीटा, सब जगह cos थीटा। अभी देखो यहां पर डायरेक्ट अगर हमने ये लिख दिया ऐसे, तो डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको वेक्टर फॉर्म में। इसमें क्या करना, सिग्मा fx में ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस राइट साइड जाने वाले पॉजिटिव ले लो और लेफ्ट साइड जाने वाले नेगेटिव ले लो, एकदम आसान। अभी देखो ये राइट साइड जा रहा है, ये जा रहा है राइट साइड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये जा रहा है लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। ये जा रहा है राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो सिग्मा fx में ये पॉजिटिव, उसमें से ये माइनस कर दो, आ जाएगा इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 याद रखो, है ना, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वैसे ही वर्टिकल में देख लो, वर्टिकल में क्या अप्लाई करना पड़ेगा? अपवर्ड अगर जा रहा है तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड अगर जा रहा है तो निगेटिव लेना पड़ेगा। अभी देखो यहां पर F1 का ये किधर जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव। F2 का ये कहां जा रहा है? निगेटिव। F3 का कहां जा रहा है? ये भी निगेटिव। तो प्लस माइनस प्लस जो भी है वो साइन के साथ में ले लेने का, उसको इक्वल टू 0 कर दे। कौन सा आसान है? ये आसान है कि ये आसान है?
बाद वाला आसान है ना, वहीं पर उसको रिजॉल्व कर दो। ठीक है, तो हम लोग यही प्रोसेस लेकर चलेंगे, ये सॉल्यूशन का तरीका हम लोग लेकर चलेंगे। जगह पे रिजॉल्व करने का उसको, राइट साइड वाले पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। समझ में आ गया? तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम समझ में आई क्या? आगे चलो, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं FBD। FBD फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? जो भी सिस्टम है, अभी जैसा हम लोग क्वेश्चन हम लोग को आते हैं, एक बॉडी स्लाइड हो रही है सरफेस के ऊपर, इधर जा रही है उधर जा रही है वगैरह, है ना। दूसरा क्वेश्चन हमको आता है कि एक ब्लॉक है वो पुली से लटक रहा है और दूसरा ब्लॉक दूसरे साइड में ऊपर नीचे हो रहा है, वॉट एवर द सिचुएशन में। तो जो भी सिचुएशन दी है उस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए, उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमको FBD ड्रॉ करना पड़ता है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम में 3 स्टेप है, सिंपल स्टेप एकदम बिल्कुल। पहला, बॉडी इन स्पेस ड्रॉ कर दो। बॉडी इन स्पेस का मतलब क्या है कि बॉडी जहां पर भी है, जिधर टिकी हुई है, जिधर उसका कांटेक्ट है, सब तरफ से हटा दो उसको, और उसको कहां ड्रॉ कर दो? स्पेस में ड्रॉ कर दो। उसके आजू बाजू कुछ भी नहीं है, कहीं कांटेक्ट कुछ नहीं है ना। दूसरी स्टेप, शो ऑल एक्टिव फोर्सेस। शो ऑल एक्टिव फोर्सेस, इसमें यह याद रखना है कि अगर वेट नहीं भी बताया है तो वेट को हमको कंसीडर करना पड़ता है ना, वेट को हमको कंसीडर करना पड़ता है। और तीसरी स्टेप है, शो ऑल रिएक्टिव फोर्सेस। शो ऑल रिएक्टिव फोर्सेस। रिएक्टिव फोर्सेस जब भी शो करेंगे तो तीनों कंडीशन हमको याद रखना है। रिएक्टिव फोर्स कहाँ रहेगी? जहां कांटेक्ट सरफेस रहेगा। रिएक्टिव सरफेस कैसे रहेगी? अपोजिट टू द एक्टिव फोर्स रहेगी। इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस रहेगी। तो ये तीनों कंडीशन याद रखने का। देखो फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसका वेट जो है वो 100 न्यूटन है, इसका वेट 200 न्यूटन है, ठीक है। और हमको बोला है कि मालूम करो कि यहाँ पर सरफेस रिएक्शन क्या रहेगा। सरफेस रिएक्शन मतलब जहाँ जहाँ कांटेक्ट है वहाँ वहाँ रिएक्शन रहेगा, ऐसा कुछ तो भी दे दिया है। जो भी सिचुएशन सॉल्व करना है, हम हर सिचुएशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? FBD फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। अभी देखो ये 3 स्टेप कैसे करेंगे। मैंने बोल दिया बॉडी A है, ये बॉडी B है। पहले मुझे बॉडी A का FBD ड्रॉ करना है। FBD ऑफ A, इसका ड्रॉ करना है। देखो पहली स्टेप क्या है, ध्यान दो, एकदम सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है उसमें। बॉडी इन स्पेस, अभी ये बॉडी को स्पेस में ड्रॉ कर दो, ठीक है। मैंने ड्रॉ कर दिया बॉडी को स्पेस में। अब क्या करना है? शो ऑल एक्टिव फोर्सेस। एक्टिव फोर्सेस को बोला जाता है, बोलो, जो बॉडी के बाहर से आती है, बाहर से आने वाली फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। कितनी फोर्स है यहां पर एक्सटर्नल? ये F है एक ऐसे, और दूसरा वेट रहेगा W। एक्टिव फोर्सेस शो कर दिए। रिएक्टिव फोर्सेस बोलो। रिएक्टिव फोर्सेस कहां कहां रहेंगे? जहां कांटेक्ट सरफेस रहेगा वहां रिएक्टिव फोर्स रहेंगे। और कांटेक्ट सरफेस से कैसे रहेंगे रिएक्टिव फोर्स? परपेंडिकुलर। अभी देखो यहां तो मालूम है हमको कांटेक्ट सरफेस हॉरिजॉन्टल है ना। कांटेक्ट सरफेस है हॉरिजॉन्टल है, तो रिएक्टिव फोर्स कैसे आ जाएगी? वर्टिकल अपवर्ड आ जाएगी। ये मैं इसको R1 बोल देता हूं, ठीक है। यहां पर बोलो कैसे आएगी रिएक्टिव फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा? जब भी दो स्फीयर कांटेक्ट में रहेंगे
जब भी दो स्फीयर कांटेक्ट में रहेंगे तो रिएक्टिव फोर्स जो रहेगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स रहेगी। कहां रहेगी? दोनों का सेंटर ज्वाइन कर दिए। अभी ये जो रिएक्शन रहेगा, फोर्स इधर ढकेल रहा है तो रिएक्शन किधर रहेगा? राइट साइड में, राइट साइड में रहेगा। कौन हाँ बोल रहा है? लेफ्ट साइड में रहेगा रिएक्शन, ऐसे। तो यहां पर इसको ऐसा कुछ शो करना पड़ेगा। ये मैंने बोल दिया R2 है। समझ में आया क्या क्या शो किया मैंने? बॉडी इन स्पेस, ऑल एक्टिव फोर्सेस, ऑल रिएक्टिव फोर्सेस। समझ में आया FBD का कंसेप्ट? इसका FBD ड्रॉ करना है मुझे, बोलो। बॉडी इन स्पेस ड्रॉ कर दिए, एक्टिव फोर्स कोई है वहां पर? बोलो। ओनली वेट W। और कोई फोर्स है? एक्टिव फोर्स और कोई है? नहीं है। फिर रिएक्टिव फोर्स कहां कहां रहेगी? देखो कहां कहां कांटेक्ट है, 1 2 3, ठीक है। ये कांटेक्ट है, मतलब यहां पर रिएक्टिव फोर्स ऐसे रहेगी। ये दूसरा कांटेक्ट है, मतलब रिएक्टिव फोर्स यहां रहेगी। ये तीसरा कांटेक्ट है, मतलब रिएक्टिव फोर्स यहां रहेगी। अब ये याद रखो, फ्री बॉडी डायग्राम में जो कांटेक्ट सरफेस कॉमन है, जो कांटेक्ट सरफेस कॉमन है, जैसे यहां पर दोनों में कॉमन है कांटेक्ट सरफेस, वहां का रिएक्शन दोनों के लिए सेम रहेगा। इसके लिए R2 इधर जा रहा है, इसके लिए R2 इधर जा रहा है ना, क्योंकि एक्शन इधर कर रहा है तो रिएक्शन उधर ही जाएगा, बराबर। लेकिन ये R2 और ये R2 दोनों के लिए कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो जो कांटेक्ट सरफेस कॉमन रहेगा, कॉमन कांटेक्ट सरफेस का रिएक्शन भी कॉमन रहेगा। समझ में आया? डायरेक्शन दोनों के लिए अलग अलग उल्टा रहेगा। इसमें अगर इधर जा रहा है तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। समझ में आया क्या कंसेप्ट FBD का? कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। अभी देखो इसका यूज कैसे है और कहां पर यूज इसका। फ्री बॉडी डायग्राम दोनों कंडीशन में अप्लाई होगा। अगर इक्विलिब्रियम में बॉडी है तो भी अप्लाई होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं है बॉडी तो भी अप्लाई होगा फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट। कैसे? अगर बॉडी स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब क्या? रेस्ट में है, रुकी हुई है ना, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई होगी। क्या अप्लाई होगी? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई होगी। अगर बॉडी स्टैटिक नहीं है, मोशन में है, बॉडी मोशन में है, तब भी FBD ड्रॉ करेंगे हम लोग, याद रखो। उस केस में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होगा। कब? जब बॉडी मोशन में है और उसको एनालाइज करना है हमको। और बॉडी स्टैटिक है तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई होगी। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में याद रखो, सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब क्या? कंजर्वेशन मतलब क्या? बाकी रहना, टू रिमेन, है ना। कंजर्व करना मतलब क्या? बचा के रखना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब किसके बारे में है? मोमेंटम के बाकी रहने के बारे में। और लॉ सिंपल है, लेकिन इसमें याद रखो जो क्वेश्चन आता है उसके लिए टेक्निकल
एक पॉइंट याद रखो, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसके लिए है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसके लिए है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या? आइसोलेट मतलब क्या? आइसोलेट मतलब क्या? सब तरफ से कटा हुआ, बाहर से उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, बाहर से कुछ उस पर असर नहीं आएगा, बाहर से कोई भी चीज, कोई फोर्स नहीं आएगी उस पर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोलेटेड सिस्टम। उसको थर्मोडायनेमिक्स में डिफाइन किया है, अलग तरीके से डिफाइन किया है। थर्मोडायनेमिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम का डेफिनेशन अलग है ना, उसको याद रखो। अभी हमको सिर्फ आइसोलेटेड बोलना है, मतलब क्या? सब तरफ से कटा हुआ है सिस्टम हो, उसका जो भी रहेगा उसका रहेगा, अंदर जो भी उसका कार्यक्रम होगा, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन। कब? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू, किसके बराबर रहेगा? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। कोलाइजन का मतलब क्या? टकराव, है ना? क्या बोल रहा है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? क्या बोल रहा है? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, दो बॉडी है, ए और बी। ये दोनों बॉडी में कोलाइजन हो रहा है, कोलाइड हो रही है, टकरा रही है दोनों बॉडी, है ना? तो हमको ये क्या बोल रहा है लॉ? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन। मैंने बोल दिया ये बिफोर है, ठीक है? ये बिफोर है। टोटल मोमेंटम मतलब क्या? इसका मोमेंटम प्लस सेकंड बॉडी का मोमेंटम। मैंने बोल दिया इसका मास m1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u1 है। इसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है u2, है ना? अब क्या होगा? दोनों आमने सामने आके टकरा जाते हैं। आमने सामने जो टकराते हैं उस कोलाइजन को भी याद रखो, हेड ऑन कोलाइजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलाइजन। डायरेक्ट आमने सामने से सर टकराते हैं ना जैसा, बस वैसे ही टकराते हैं वो अपने जैसा। तो हेड ऑन कोलाइजन ये बिफोर है ना। अभी होगा क्या? बिफोर कोलाइजन टोटल मोमेंटम बोलो कितना हो जाएगा? यहां पर इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1 u1 हो जाएगा। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? m2 u2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2। ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन। आफ्टर में क्या होगा? देखो ये दोनों टकराए, इसके बाद में टकराने के बाद में सेपरेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये ऐसे हो गया कि ये टकराने के बाद ये इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v1 और इसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में होगी v2। टकराने के बाद बोलो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा आफ्टर कोलाइजन? आफ्टर m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको क्या बोलता है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन ये हो गया इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन ये हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली ये है कि जो वेलोसिटीज है उसके डायरेक्शन पे इसका प्लस माइनस साइन लगेगा। ये पूरे क्या है? वेलोसिटीज। ये पूरे वेक्टर है, ये पूरे वेक्टर है। तो प्लस माइनस साइन जो लगेगा डायरेक्शन के ऊपर लगेगा। जैसे मैंने बोला यहां पर u1 इस डायरेक्शन में जा रहा है तो u1 को मैंने प्लस ले लिया, तो u2 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे u2 को क्या लेना पड़ेगा? ये u2 को माइनस लेना पड़ेगा। तो ये माइनस हो जाएगा यहां पर,
अगर हमने राइट वाला पॉजिटिव समझ लिया, सब जगह राइट वाला पॉजिटिव अप्लाई करो। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, कौन सा, U2 वाला निगेटिव हो जाएगा। फिर यहां पर ये इस डायरेक्शन में चलेगा तो V1 निगेटिव हो जाएगा, इसको निगेटिव कर दो, कोई इश्यू नहीं, चलेगा इसे भी, है ना। तो फिर क्या रहेगा, उसका अपोजिट वाला पॉजिटिव रहेगा। वेक्टर में सिर्फ ये है कि साइन कन्वेंशन अपने ऊपर रहता है, जो साइन कन्वेंशन लिए वही कंटिन्यू करने का। एक डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा तो उसका अपोजिट निगेटिव रहेगा कभी भी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोल रहा है फिर यहां पर हमको ये बोल रहा है कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये है इसकी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। इसमें कुछ चीजें और याद रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोलाइजन के बाद दोनों बॉडी एक साथ मूव होती है ना। दोनों बॉडी ऐसा, एक रुकी हुई है, एक इधर से आके उसको हिट किया, ऐसे दोनों एक साथ मूव होने लगी, पॉसिबल है ना। जब भी दोनों बॉडी एक साथ मूव होगी, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, बोलो, आफ्टर कोलाइजन अगर दोनों बॉडी साथ में मूव हो रही है तो दोनों का वेलोसिटी कॉमन रहेगा, v क्या हो जाएगा, v कॉमन रहेगा, v1 इक्वल टू v2 हो जाएगा ना, दोनों साथ में जा रही है तो v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v लेना पड़ेगा। यहां पर दूसरी कंडीशन याद रखो, अगर बिफोर कोलाइजन दोनों बॉडीज मिली हुई है, मतलब क्या है, कोलाइजन में ही है दोनों, है ना। तो उस टाइम पे दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कॉमन रहेगी। एग्जाम्पल दे सकते हो दोनों केस का, एग्जाम्पल दिए तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो, पहला मैंने बताया कि यहां पर एक ब्लॉक रखा है और इधर से एक बुलेट आई, ये बुलेट इसके अंदर एम्बेड होगी, एम्बेड मतलब क्या, इसके अंदर चलेगी बुलेट, और बुलेट उसके अंदर जाने के बाद में ये दोनों साथ में मूव हो रहे हैं। समझ में आया क्या केस हुआ, लकड़े का ब्लॉक है, उसके ऊपर फायर किए तो जो बुलेट थी वो कहां गई, वो ब्लॉक के अंदर ही, अंदर उसके एम्बेड हो गई, अंदर चिपक गई जाके, तो ब्लॉक क्या होगा, साथ में मूव होगा उसके। तो मतलब यहां पर अगर मैंने बोला ये m1 था और ये m2 था, ब्लॉक जो था पहले ये m2 था, तो बाद में क्या हो गया दोनों का, ये इसकी वेलोसिटी कॉमन होगी और दोनों का मास m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो आफ्टर कोलाइजन मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू v, ये आफ्टर कोलाइजन हो जाएगा। समझ में आया। और बिफोर कोलाइजन अगर इसकी स्पीड 0 थी तो u2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिचुएशन समझ में आ रही है, जो एग्जांपल दिया मैंने, ब्लॉक रखा हुआ है, स्पीड कितनी होगी उसकी, 0 हो गई इनिशियल, बुलेट आ रही है, कुछ स्पीड है उसका कुछ मास दे दिया है, उसको आगे हिट की बुलेट ने और उसके अंदर एम्बेड हुई, चिपक गई उसके अंदर। अब दोनों साथ में मूव हो रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की 0 थी, साथ में मूव हो रहे, तो m1 प्लस m2 इंटू v, वेलोसिटी दोनों की कॉमन होगी। ये केस, इसका उल्टा केस मैं बोलता हूं, ये बुलेट और ब्लॉक की बजाय गन और बुलेट ले लो। क्वेश्चन जो आता है वही एग्जांपल मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन इसके बहुत बार आए हुए हैं, गन और बुलेट के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, है ना। गन लोडेड है, बुलेट उसके अंदर है, बराबर। अब जब फायर किया तो क्या हुआ, बुलेट उससे अलग हो गई, मतलब बिफोर फायरिंग कोलाइजन हुआ है दोनों का, ठीक है। गन के अंदर बुलेट रखी हुई है
गन के अंदर बुलेट है, ठीक है, स्प्रिंग से लोडेड रहती है, जो भी है ये। जैसे यहाँ से फायर करें, यहाँ से तो फायर करते से क्या हुआ, बुलेट वहाँ से बाहर निकली। मतलब बिफोर कोलाइजन दोनों की स्पीड क्या थी, u1 भी 0 और u2 भी 0, और आफ्टर कोलाइजन क्या हुआ, दोनों अलग अलग हो गए। बुलेट का डायरेक्शन ये हो गया, बुलेट ऐसे जाएगी और गन किधर जाएगी, गन पीछे जाएगी, ये बुलेट इधर जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड रहेगी, हमने उसको अगर m1 लिया था तो ये v1 हो जाएगा, इसको अगर m2 लिया था तो ये v2 हो जाएगा। समझ में आया? दोनों एग्जांपल ऐसे आते हैं, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो चाहे गन और बुलेट बोलो, चाहे कैनन और कैनन का क्या रहता है, शॉट रहता है ना, गोला जो तोप से मारा जाता है, तो उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। दोनों में सेम अप्लाई होगा। बिफोर कोलाइजन दोनों एक साथ थे, है ना, दोनों एक साथ थे, मतलब कोलाइडिंग पर रुके हुए थे। अब आफ्टर कोलाइजन क्या हो रहा है, दोनों सेपरेट हो रहे हैं। तो शॉट आगे जाएगा, कैनन पीछे जाएगी, या बुलेट आगे जाएगी और गन पीछे जाएगी। तो ये v1 ये v2, दोनों का u1 u2 0, मतलब टोटल मोमेंटम कितना था बिफोर कोलाइजन, कितना था, 0 था। दोनों की वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम 0, ठीक है, वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम 0 ही रहना है। तो आफ्टर कोलाइजन क्या हो जाएगा, यहां पर बोल दो, इसका डायरेक्शन लेफ्ट है, निगेटिव हो जाएगा, इसका डायरेक्शन राइट है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो m1 ये माइनस हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ये आफ्टर कोलाइजन हो गया। और बिफोर कोलाइजन कितना था, 0 था। समझ में आया सिचुएशन, केस समझ में आया क्या, इमेजिन हुआ, क्या बताया मैंने। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऐसे अप्लाई होगा अलग अलग सिचुएशन में। एक स्पेशल केस और याद रखो, स्पेशल केस, अगर दो बॉडी है जिनका मास इक्वल है, दो बॉडीज है जिनका मास इक्वल है, इसका मास भी m है और दूसरी बॉडी का मास भी m है। सिचुएशन ये है कि इसकी वेलोसिटी u है और इसकी वेलोसिटी इनिशियल u1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। ये वाला स्फीयर रुका हुआ है, ये वाला स्फीयर चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से, u से। ये जाके इसको स्ट्राइक किया, है ना। कंडीशन क्या है दोनों की, हाँ सेम होना चाहिए, दोनों एक जैसे, आइडेंटिकल बोलेगा वर्ड, आइडेंटिकल। तो आफ्टर कोलाइजन क्या होगा, ये बिफोर है, आफ्टर कोलाइजन सिर्फ वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। क्या वेलोसिटी एक्सचेंज होगी, इसकी वेलोसिटी v1 0 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u1 के बराबर हो जाएगी। समझ में आया क्या बताया मैंने। अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज है, कोलाइड हो रही है, एक बॉडी 0 वेलोसिटी थी, दूसरी बॉडी की कुछ वेलोसिटी थी, तो आफ्टर कोलाइजन क्या होगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी और इसकी इसके बराबर हो जाएगी। बगैर सॉल्यूशन के आंसर आता है ना, ऐसा क्वेश्चन आए तो, अगर बगैर कुछ किए। कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस क्यों बोला है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी रहते हैं क्या, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस रहते हैं ना। ग्रेविटी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेट दूर से खींच लेता है ना, कुछ कांटेक्ट रहता है क्या, आयरन और मैग्नेट के बीच में नहीं रहता, खींच लेता है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी हैं। कांटेक्ट मैकेनिकल फोर्सेस मैंने शुरू में बताया था, मैकेनिकल फोर्सेस जितने हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं वो, है ना, मतलब बॉडी से टच होकर वो अप्लाई होते हैं। तो कांटेक्ट फोर्सेस जो हमको पढ़ना है, 4 टाइप के पढ़ना है। क्या क्या है देखो, वो पहला कांटेक्ट फोर्सेस है रिएक्शन, दूसरा है टेंशन,
तीसरा है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। चौथा है फ्रिक्शन। चार कांटेक्ट फोर्स पढ़ना है हमको सिलेबस के हिसाब से हमारे। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तीन कंडीशन इसकी, कांटेक्ट सरफेस पे रहेगा, अपोजिट रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ये रिएक्शन का नेचर है। अच्छा, परपेंडिकुलर रहने की वजह से ही उसको नॉर्मल रिएक्शन भी वर्ड यूज करते हैं ना। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल का मतलब क्या? नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसमें यह बात है कि ये चारों कांटेक्ट फोर्सेस रिएक्टिव फोर्सेस हैं। कैसे फोर्सेस हैं ये? हाँ, ये चारों रिएक्टिव फोर्स है। इसका तो नाम ही रिएक्शन है। टेंशन भी जो है ये रिएक्टिव फोर्स है। आगे देखेंगे हम लोग कैसे। स्प्रिंग फोर्स भी रिएक्टिव फोर्स है। स्प्रिंग अगर रखा है तो उसका कंप्रेस हो जाएगा क्या? कंप्रेस होगा या उसका एक्सटेंड हो जाएगा? नहीं होगा। जब हम उसको एक्सटेंड करेंगे तभी स्प्रिंग क्या करेगा? अपोजिट फोर्स वहां पर क्रिएट करेगा। वैसे ही फ्रिक्शन भी रिएक्टिव फोर्स है। एक बॉडी अगर रखी हुई है, शराफत से पड़ी हुई है, तो कुछ नहीं, कोई अपने जैसा आके उसको जबरदस्ती धकेल रहा है तो फिर क्या होगा? फ्रिक्शन आएगा, है ना। मतलब एक्शन जब आएगा तभी रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन मैंने बताया कैसे रहते हैं, साथ में रहते हैं, दोनों साइमल्टेनियस रहते हैं। तो ये चारों फोर्सेस क्या है? रिएक्टिव फोर्सेस हैं। हम लोग रिएक्शन देख चुके हैं, अब देखते हैं हम लोग टेंशन। टेंशन जो हमको पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर कनेक्टेड बॉडीज के क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? कनेक्टेड बॉडीज। टेंशन का मतलब क्या? टेंशन का मतलब ये रहेगा कि बॉडी को किसी स्ट्रिंग से, किसी रोप से, किसी रस्सी से बांध कर रखा है ना, और उसको खींचा जा रहा है, कहीं उसको मूव किया जा रहा है। तो जो जिस चीज से उसको टाई किया गया है, रोप, स्ट्रिंग, जो भी बोलो उसको, चैन बोलो, कुछ भी बोलो, तो उसके अंदर जो रिएक्टिव फोर्स जनरेट होगा दैट विल बी टेंशन। अभी जैसे मैंने बताया कि एक पुली है यहां पर और हमको कोई हेवी लोड है, ये हेवी लोड को हमको उठाना है ऊपर, तो इसको उठाने का तरीका कैसे करेंगे? पुली के ऊपर से रस्सी बांध के यहां से खींचा जाएगा इसको, बराबर है क्या? यहां से F फोर्स से खींचा जाएगा तो क्या होगा? फिर ये ऊपर जाएगा। अब जब ये ऊपर जाएगा तो इसका W वेट किधर एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो ये जो रस्सी से बांधा है इसको, वो रस्सी क्या करेगी? उसको ऊपर खींचेगी रस्सी। तो ये जो अपवर्ड फोर्स रहेगा, इसी को क्या बोलेंगे हम? टेंशन। तो टेंशन कैसा फोर्स है? रिएक्टिव फोर्स है ना। और ये किस चीज के अंदर रहेगा टेंशन? बोलो। स्ट्रिंग, रोप, चैन, जिस चीज से बॉडी को टाई किया जाएगा, जिस चीज से बॉडी को बांधा जाएगा, उसके अंदर रहेगा। अभी अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, कनेक्टेड बॉडी वाली कोई भी सिचुएशन आती है, तो देखो उसकी कंडीशंस याद रख लो। पहली कंडीशन, जहां तक ये रोप कंटिन्यू है, कोई दूसरा यहां बॉडी नहीं आ रहा है रास्ते में, है ना। जहां तक रोप कंटिन्यू है वहां तक टेंशन सेम रहेगा, टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी। क्या बताया मैंने? T रिमेन सेम। कहां तक? T रिमेन सेम टिल स्ट्रिंग कंटिन्यूज। जहां तक स्ट्रिंग कंटिन्यू रहेगी वहां तक टेंशन सेम रहेगा। देखो कैसे, ये कंडीशन देखो, यहां पर लोड लगा हुआ है,
यहां से इसको खींच रहे इधर से। देखो ये कंडीशन क्या बोल रही है, टी रिमेन सेम टिल स्ट्रिंग कंटिन्यूस। ये स्ट्रिंग कंटिन्यू है, देखो यहां से पूरा यहां तक कंटिन्यू है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर जो टेंशन है, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहां पर जो टेंशन रहेगा वही टेंशन यहां पर भी रहेगा, वही टेंशन यहां पर भी रहेगा, वही टेंशन यहां पर भी रहेगा। समझ में आया? टेंशन कंटिन्यू रहेगा जब तक स्ट्रिंग कंटिन्यू है, बीच में कोई बॉडी नहीं आई, पहली चीज। दूसरा, मोशन पैरामीटर जो रहेंगे, मोशन पैरामीटर will remain same for connected bodies, for connected bodies। क्या मतलब हुआ इसका, W1 W2 दो बॉडीज कनेक्टेड है। अब जाहिर सी बात है जो बॉडी हेवी है वो नीचे जाएगी, अगर हमने यहां पर कोई फोर्स नहीं लगाया तो इसका डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है, इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, फिर अपवर्ड रहेगा। बॉडीज कनेक्टेड है ना, तो यहां पर क्या हो रहा है, मोशन पैरामीटर विल रिमेन सेम। इसका जो एक्सीलरेशन है, इसका एक्सीलरेशन भी वही रहेगा, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें भी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये जितनी वेलोसिटी से नीचे जाएगी ये भी उतनी ही वेलोसिटी से नीचे जाएगी। क्यों? क्यों? कनेक्टेड है, ये जितना नीचे जाएगा ये उतना ऊपर जाएगा, एस बराबर, ये जितनी तेजी से जाएगा ये उतनी तेजी से ऊपर जाएगा। कंडीशन क्या रहेगी, ये स्ट्रिंग जो रहेगी इनएक्सटेंसिबल रहना चाहिए। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या, इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या, उसको तान नहीं सकते, है ना, उसमें इलास्टिसिटी नहीं है। जो यहां पर फोर्स लगेगा वो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, जो यहां फोर्स लगेगा पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग बोले, रोप बोले, चैन बोले, ये सिचुएशन अप्लाई होगी सब जगह। अभी तीसरी कंडीशन देखो, क्रिटिकल है थोड़ा ना, उसको इमेजिन करो क्या है। ये जो केस यहाँ, ये जो फिगर बनाई है यहाँ पर, अभी मैंने बोला ये जो ब्लॉक है W, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में S। ध्यान दो क्या मैं पूछ रहा हूं, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में S, मतलब ये जो टेंशन रह गई है क्या खींचा गया, नीचे खींचा गया, तो ये पुली किधर जाएगी, बोलो, ये पुली किधर जाएगी, ये भी नीचे जाएगी। ये इसको ऐसा खींचे तो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा ना, ऐसे ऐसे ऊपर जाएगी। तो अगर ये S नीचे गया है तो ये कितना ऊपर जाएगा, ये जितना नीचे जाए उतना ही ऊपर जाएगा। सही है क्या, सही है, गलत है। देखो ये सिंगल स्ट्रिंग है, बराबर है, इसको हमने खींचा, इसको हमने खींचा, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये यहां पर दो जगह बट रहा है, दो जगह बट रहा है, बराबर है क्या। इसको खींचा हमने S, तो ये और ये थोड़ा ऊपर होगा और ये थोड़ा नीचे, ऐसे होगा, तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, आधा होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा कितना होगा, ये S/2 होगा, S/2। समझ में आया क्या हुआ? अगर ये स्ट्रिंग 3 बार रहती है, ये ऐसे 3 बार, तो कितना होता वो, S/3 होता है। 4 रहती तो S/4 होता। तो क्या समझ में आया यहां पर, स्ट्रिंग जितना फोल्ड होगी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन उतना फोल्ड डिवाइड होगा, है ना। यहां स्ट्रिंग 2 फोल्ड हुई, डबल हुई, डिस्प्लेसमेंट S/2 हो गया, वेलोसिटी भी इसकी V/2, एक्सीलरेशन भी इसका A/2। याद रहेगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन इससे बहुत आसान होता है।
इसमें दो कंडीशन रहना चाहिए। पहली कंडीशन क्या, ये स्ट्रिंग जो भी रहेगा इनएक्सटेंसिबल रहेगा। दूसरा, ये जो पुली रहेगी, ये पुली सब जगह पर, ये पुली जो रहेगी ये फ्रिक्शनलेस रहेगी। कैसे रहेगी? फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस का मतलब ये है कि वहां पर कुछ भी लॉस नहीं होगा। जो यहां अप्लाई करेंगे वो पूरा की पूरा यहां ट्रांसफर हो जाएगा, ये मतलब हुआ। जो यहां अप्लाई करेंगे पूरा की पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। और वो क्वेश्चन में वो वर्ड यूज करता है, इट इज पास्ड ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली एंड टाइड विद द हेल्प ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ऐसा वर्ड यूज करता है क्वेश्चन में। स्प्रिंग के बारे में थोड़ा समझ लो। स्प्रिंग के बारे में डिटेल हम लोग अगले चैप्टर में थोड़ा पढ़ेंगे, और सबसे ज्यादा इसका हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेशन वाले चैप्टर में। ऑसिलेशन वाला चैप्टर कौन सा है हमारा? सेकंड लास्ट चैप्टर है 11th का, है ना? 13वां चैप्टर है 13 नंबर का। तो स्प्रिंग क्या है पहले वो समझो। स्प्रिंग बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है। क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। इसका ज़्यादा डिटेल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना समझ लो कि एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है स्प्रिंग। दो टाइप के रहते हैं, कंप्रेशन स्प्रिंग और एक्सटेंशन स्प्रिंग। कंप्रेशन मतलब क्या? जब उसको कंप्रेस करेंगे जब एनर्जी स्टोर होगी, और एक्सटेंशन वाले को जब एक्सटेंड करेंगे जब एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो कंप्रेशन और एक्सटेंशन स्प्रिंग दो अलग अलग टाइप के रहते हैं। ये कॉमन है, सब देखा होगा तुमने। इसको कहाँ देखा है? स्प्रिंग को कहाँ देखा है? हाँ, बाइक के शॉकअप में कॉमनली रहता है सबसे, है ना? या फिर कहीं पर भी किसी भी जगह जहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर लोड अप्लाई होता है वहाँ पर स्प्रिंग रहता है। तो स्प्रिंग का बेसिक फंक्शन क्या है? स्प्रिंग का बेसिक फंक्शन क्या है? एनर्जी स्टोरेज है ये, एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज। अब अगर हमने यहां पर इसको एनर्जी स्टोर करना है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यहां पर एनर्जी पहले लगाना पड़े जब तो स्टोर होगी। तो अगर यहां पर F लगाए हमने, यहां फोर्स F लगाए, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उतना ही रिएक्शन इसके अंदर होगा, स्प्रिंग के अंदर। Fs बोल देता हूं मैं उसको, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगी? स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगी बोलो? -F रहेगी, बराबर, -F रहेगी। स्प्रिंग में ये जो फोर्स रहेगी इसकी इक्वेशन बनती है F इज इक्वल टू, या Fs इज इक्वल टू -kx। क्या बनती है? -kx। तो ये इक्वेशन याद रख लो, सिंपल सी इक्वेशन है, F इज इक्वल टू -kx। इसमें जो k है इसको बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसी का नाम है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। क्या नाम है? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। और k कैसे निकालेंगे यहां से बता दो। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x क्या है यहां पर? इसको यहाँ F अगर फोर्स लगा तो मान लो ये पहले यहाँ पोजीशन पे था, अभी इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ या स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन हुआ, जो तनाव आया, वो x है। x क्या है? x क्या है बोलो? डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग है। और k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। x है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक्सटेंशन बोलो, बहुत कुछ भी वर्ड यूज कर सकता है। इसका यूनिट क्या रहेगा डिफ्लेक्शन का? x है तो F का यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन। तो K का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट याद रखो, न्यूटन पर मीटर। ये इस पे जो फोर्स लगता है ये F,
और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है x, इसका जो रिलेशन रहेगा वो ऐसे रिलेशन रहेगा। क्या मतलब वो इसका, बोलो। जब f 0 तो x 0 रहेगा, थोड़ा f लगाए तो थोड़ा x मिलेगा, और खींचना है और ज्यादा f लगाना पड़ेगा। मतलब क्या है, कांस्टेंट अगर f लगा दिया, अपन ने बोले 10 न्यूटन लगा दिया मैंने, तो 10 न्यूटन में जितना तनना था उतना तन के रुक जाएगा वो, और तानना है तो फोर्स और बढ़ाना पड़ेगा, 11 12 13 14 15 16 लाइक दैट। तो जैसे जैसे एक्सटेंशन ज्यादा चाहिए वैसे वैसे फोर्स लगाना पड़ेगा, उसमें फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स जो रहता है ये वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। कैसा फोर्स है ये, वेरिएबल है। किसके साथ चेंज होता है ये, डिफ्लेक्शन के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ में चेंज होता है वो F। ठीक है, इसका डिटेल और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जब एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पे। यहां सिर्फ याद रखो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता है, यहां पर 0 रहेगा और यहां पर कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। मैक्सिमम जो भी है F समझ लो, F हो जाएगा। तो एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा, फिर एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा, तो एवरेज फोर्स जो रहेगा वो याद रख लो क्या रहेगा, F/2 रहेगा वो। ठीक है, स्प्रिंग के बारे में इतना ही अभी।